नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। उनके और भी कई कार्यक्रम हैं। चर्चा इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति को निमंत्रण का मुद्दा बनाया था राहुल गांधी ने और विपक्षी नेताओं ने, कई विपक्षी नेताओं ने। हालांकि बाद में जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने सबूत के साथ खंडन किया था कि राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था। और आज राष्ट्रपति महोदया जा रही हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो इस पर सबसे पहले बात करेंगे। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी, और यह खास चर्चा यह होगी कि क्या एक बार फिर से ये जो पूरा चुनाव है वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि एक के बाद एक चेहरे जिनकी चर्चा थी वो सब किनारे होते चले गए, और लगता है एक बार फिर से कांग्रेस की भी शायद यही कोशिश है कि मोदी बनाम राहुल किया जाए। तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे कि कांग्रेस से लगातार बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं का छोड़ने का सिलसिला क्यों जारी है। उम्मीदवार देखिए सूरत से निकले, इंदौर से निकले, और एक बात और है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर अभी तक राहुल गांधी जहां जहां जिस राज्य में जाते हैं वहां बड़े नेता जो हैं वो इस्तीफा देकर के कांग्रेस से निकल जाते हैं। तो इस पर भी करेंगे बात, और तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस को देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रामलला विराजमान का करने वाली हैं दर्शन। सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी होंगी शामिल। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं मिलने का बनाया था मुद्दा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने आरोप को ठहराया था गलत। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में कर रहे चुनावी जनसभाएं, तो अमित शाह छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में संभाल रहे हैं कमान। विपक्ष ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी में, तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका असम के धुबरी में कर रही हैं रैली। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी, मेनका गांधी और सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव सहित कई नेताओं का आज नामांकन। दिल्ली और नोएडा के स्कूलों में बम की खबर पर घबराने की जरूरत नहीं, गृह मंत्रालय ने दिया बयान। कहा बम की खबर लग रही है अफवाह। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दोषियों को जल्द पकड़ने का दिया आश्वासन। जीएसटी कलेक्शन ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार पहुंचा यह कलेक्शन। भारी गर्मी और लू के थपेड़ों से झुलस रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के लोग। कल पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज। मजदूरों की मेहनत को नमन करने के लिए देश और दुनिया में मनाया जाता है ये दिन। विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले एजेंडे की। और आज का सबसे पहला एजेंडा है कि राष्ट्रपति महोदया आज रामलला का दर्शन करने वाली है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में कर रही हैं रामलला विराजमान का दर्शन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचने वाली हैं। आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के अतिरिक्त राष्ट्रपति के कई और भी कार्यक्रम हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था कि आदिवासी होने के कारण राष्ट्रपति को निमंत्रण ही नहीं मिला। लेकिन उसी समय राहुल गांधी के आरोप का वीएचपी ने
सबूत के समेत खंडन किया था। और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी राहुल गांधी के बयान को बताया था पूरी तरह से असत्य और निराधार। और बीजेपी ने फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो कभी खुद ही एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति का सम्मान ही नहीं किया। याद कीजिए, राष्ट्रपति के लिए अधीर रंजन चौधरी ने कैसे अमर्यादित और अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जलपान कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिला और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसी बात पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर विपक्ष नाखुश रहा है और इसको लेकर लगातार राजनीति भी कर रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपनी काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन, निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। तो आपने भारतीय जनता पार्टी का हमला जो है उसको सुना। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाए जाने वाले कांग्रेस के आरोपों पर आपत्ति जताई और इसे असत्य, निराधार और भ्रामक बताया। हमें राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। तो ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि दिया गया था उनको निमंत्रण। और देखिए कि आज राष्ट्रपति महोदया जा भी रही हैं अयोध्या। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमसे जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ रामेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज राष्ट्रपति महोदया का क्या कुछ कार्यक्रम है, रामलला का दर्शन किस समय कर रही हैं और क्या कुछ खास प्रोग्राम है आज राष्ट्रपति जी का? देखिए, पूरी अयोध्या जैसे राम मंदिर का इंतजार कर रही थी, उसी तरह राष्ट्रपति का इंतजार कर रही है। देखिए, जो बातें सुन रहे हैं वो थोड़ा अलग हैं। भगवान माँ सबरी के परिवार से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और भगवान सबरी माता को दर्शन देने के लिए उनके द्वार पहुँचे थे। और उनकी बेटी हैं, उनके परिवार की बेटी हैं जो अयोध्या आ रही हैं और भगवान रामलला यहाँ प्रतिष्ठापित हैं। यानी प्रेम देखिए दोनों के बीच। जो जातियों की बात करते हैं, जो धर्मों की बात करते हैं, उनसे अलग हटके ये दूसरे रिश्ते हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी 4:50 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमान जी के दर्शन करेंगी, क्योंकि माँ सीता ने हनुमान जी को यहाँ अपने बड़े पुत्र के रूप में स्थापित किया और वही अयोध्या के कोतवाल हैं। अब कोई चर्चा कर सकता है कि वहाँ से आकर के हनुमान जी यहाँ कैसे पहुँचे, तो ये रिश्तों की डोर है, इसमें जाति और धर्म नहीं आता है। उसके बाद माँ सरयू की आरती करेंगी, राष्ट्रपति जी सरयू घाट जाएंगी, वहाँ माँ सरयू की आरती करेंगे, उनका आचमन करेंगी, फिर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे आके। उसके बाद जहाँ खड़े हैं कुबेर टीला
सीधा यहाँ आकर के पुराना जो शिव मूर्ति है मिली थी खुदाई में, उसको उसमें पूजन करेंगे, आके जटायु जी की जो मूर्ति है उसको करेंगे। अब आप जिसको तीनों को कनेक्ट करिए, जो बातें राहुल जी कह रहे हैं वो कहाँ जुड़ती हैं भगवान राम से? भगवान राम और जातियों के बीच कोई टकराव था क्या? ये गलत बातें हैं जिनका जाति वाली बातें आपने कही कि आड़े नहीं आती, लेकिन उसी को तो नैरेटिव बनाया गया था और यहां तक कहा गया कि निमंत्रण ही नहीं दिया गया। हालांकि बाद में वीएचपी ने और राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सबूत समेत, वीएचपी ने तो तस्वीरें भी जारी की थी कि ये देखिए निमंत्रण देते हुए तस्वीरें हैं। लेकिन आज जब राष्ट्रपति महोदया वहां जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आज वो नैरेटिव जो है वो बिल्कुल निरुत्तर होगा, उसको तगड़ा जवाब मिल रहा है। बिल्कुल लालचंद जी, देखिए राम मंदिर जो न्यास है उन्होंने सबको दिया था और राष्ट्रपति जी को भी आमंत्रित किया था, और इस तरीके से ये जाति धर्म से ऊपर है। अगर राहुल जी ने अगर भारत का जो सनातन धर्म है उसको पढ़ा होता, जो उसकी संस्कृति है उसको पढ़ा होता तो शायद न होता। जटायु जी की प्रतिमा यहाँ लगी, भगवान राम ने उनको अपने पिता की तरह उनको विसर्जित किया है और अपने कंधों में हाथों में लेके विसर्जित किया है। ये जातियों की बात नहीं, सबरी जी के दरबार में पहुंचे हैं वो। तो भगवान हनुमान जी यहाँ जो अयोध्या में है, कहा जाता है कि वो कोतवाल हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? उनके दो मित्र थे, एक केवट थे और दूसरे मित्र निषाद राज। कहाँ जातियों का खेल है? जो जातियों की बात कर रहे हैं वो राजनीति की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल निषाद राज तो चारों भाइयों, भगवान राम के चारों भाइयों के सहपाठी भी थे, और जिसे कहते हैं ना कि गुरुकुल के मित्र थे वो निषाद राज उनके। बिल्कुल लालचंद जी, अगर आप इस तरह देखिए ना कि निषाद राज जी, अभी कहा जाता है कि राजा के पुत्र अलग पढ़ते थे और बाकी लोगों के पुत्र अलग पढ़ते थे, अलग अलग पढ़ते थे, तो निषाद राज कैसे उनके सहपाठी थे? निषाद राज भी थे, सुग्रीव को उन्होंने मित्र माना और मित्र के साथ जाके पूरे जो कोल भील हैं उन्हीं के साथ जाकर के उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। किसी राजा की मदद ले सकते थे, उनका ननिहाल उधर था, ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जो नैतिक रूप से सदाचारी थे, जो प्रकृति के साथ रहते हुए साथ चल सकते थे जीवन के, उनको साथ लिया। तो इस तरीके से जो जातियों की बात राम के साथ कर रहे हैं, और ये लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अयोध्या को नेपथ्य में फेंक दिया, जिन्होंने जो राम की नाम नहीं लेना चाहते थे, वो लोग राम की बात कर रहे हैं कि राम मंदिर में नहीं दिया गया था, आपको दिया गया था, आपको आना चाहिए, तब ये बातें ठीक होती। आप स्वयं नहीं आ रहे, उस पर राजनीति कर रहे हो, तो ये हमें लगता है उचित नहीं है। ये अवसर इस तरीके की बात करने का नहीं है, राम के स्थापित होने का अवसर है। राम से दुनिया जुड़ती है, राम से जातियां जुड़ती हैं, तो इस तरीके की बात उचित नहीं लगती लालचंद जी। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के आज के प्रोग्राम तक लगता तो यही है कि अयोध्या को लेकर के तमाम नैरेटिव का जवाब मिल रहा है, अपने आप खंडन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज करेंगे खास चर्चा कि क्या ये चुनाव भी मोदी बनाम राहुल होता हुआ दिख रहा है क्या, और क्या कांग्रेस की भी यही कोशिश है? क्योंकि बाकी नामों की जो चर्चा थी, जरा याद कीजिए पिछले साल 6 महीने में जितने नाम आए, सब एक के बाद एक हाशिए पर चलते चले गए। तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा जो हम करने वाले हैं वो ये कि क्या एक बार फिर से ये 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी बनता जा रहा है क्या? इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान भी। लेकिन पहले जरा देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। पहले आज मजदूर दिवस है, हम सब जानते हैं। मजदूरों के सम्मान और उनके हक के लिए 1 मई को हम लोग इन्हें याद करते हैं। पीएम मोदी के लिए तो हर दिन लगता है मजदूर दिवस जैसा ही है। उनके विशिष्ट कार्यक्रमों में एक हिस्सा मजदूर का सम्मान भी हुआ करता है। 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले को याद कीजिए। स्वच्छता कर्मचारियों को भव्य आयोजन का श्रेय दिया था उन्होंने, और उनके पांव भी धोए थे। भारत के जनमानस में मजदूरों के प्रति सोच बदलने की यह बड़ी कोशिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन पर भी उन्होंने निर्माण में लगे तमाम श्रमिकों पर फूल बरसाए थे और उनके साथ भोजन भी किया था। नए संसद भवन का निर्माण ले लीजिए, जब कार्य पूरा हुआ तो उन्होंने मजदूरों को वहां भी सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों को गणतंत्र दिवस के परेड में अगली पंक्ति में बिठाया था, कर्तव्य पथ पर, वो भी याद कीजिए। राम मंदिर निर्माण में लगे सभी मजदूरों पर पीएम ने फूल बरसाए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस दिन वीआईपी सम्मान दिलाया उनको। ये एक छोटी सी फहरिस्त है, लेकिन विपक्ष को संविधान पर खतरा नजर आता है कि मोदी अगर फिर से आए तो गया संविधान। राहुल गांधी को राम मंदिर में सिर्फ अडानी अंबानी दिखे, ये मजदूर नहीं दिखे थे जिन पर फूल बरसाए थे पीएम ने। पीएम मोदी जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो राहुल गांधी कहते हैं बिना जाति गणना के तो संभव ही नहीं है। पीएम मोदी कहते हैं कि दुनिया में भारत की धाक बढ़ी है, हमारे स्टार्टअप ने पहचान बनाई है, बहुत सारे यूनिकॉर्न भी बने हैं। राहुल कहते हैं कि धनी और धनी होता जा रहा है, बिना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से तो गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो कंट्रास्ट देखिए आप। पहली बार देश ने इतिहास रचा, नए वर्ष में देश ने 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है, 2 लाख करोड़ के पार। यह देश की ताकत ही तो है, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। लेकिन राहुल गांधी का फॉर्मूला देखिए, खटाखट इकोनॉमी से देश में गरीबी दूर करना चाहते हैं। कांग्रेस अपने 5 न्याय में 25 गारंटी देती है, जिनमें युवा महिला किसान के अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल देने की बात कह रही है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये बात, इसका कहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस ये बता भी नहीं रहे कि कहां से आएंगे इतने पैसे। राहुल गांधी ने भिंड की जनसभा में कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो गरीबों को हक देने वाले संविधान को फाड़ देगी। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी जैसे ही मुंह खोलते हैं तो बीजेपी के कम से कम 100 वोट तो बढ़ ही जाते हैं, 100 वोट एक्स्ट्रा मिल जाता है बीजेपी को। राहुल गांधी के बजाय हर विपक्षी नेता खुद को ही पीएम का दावेदार बताते रहे हैं। हमहू हैं, सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। पीएम मोदी कहते हैं इनका फॉर्मूला है 1 साल के लिए एक नेता, दूसरे साल में दूसरा नेता पीएम बनेगा, यानी बात फिर चेहरे पर आ रही है। 2019 के अनुभव से देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताने से कतरा रही है, सीधे सीधे नहीं बता रही है, क्योंकि अच्छा अनुभव नहीं मिला था उस समय, तो सीधे सीधे तो नहीं बता रही है। लेकिन राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पुश कर रही है ना। तो इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैला रहे हैं कि बीजेपी संविधान को बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर देगी। दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास
जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल साफ साफ बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संविधान को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी तो चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20 से 25 अरबपति ही मिलकर चलाएं। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। संविधान पर तो आपने नैरेटिव देख लिया, अब जरा देखिए चेहरे पर क्या नैरेटिव चल रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हर साल नया पीएम बनाने वाले बयान पर कहा कि हम 1 साल में 4 पीएम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी प्रधानमंत्री बनाएं, ये हमारा फैसला होगा। मिलीजुली सरकार यहाँ बने, देश चलाए, और हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमारी मर्जी है। हम 4 बनाएंगे 1 साल में, 2 बनाएंगे, लेकिन देश हम तानाशाही की तरफ नहीं जाने देंगे। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की साजिश जनता समझ गई है। एक और संविधान के रक्षक हैं तो दूसरी ओर संविधान के भक्षक। साजिश है, बीजेपी के जो षड्यंत्र है और बीजेपी की जो अंदर से चाल होती है वो जनता समझ गई है, और खासकर वो लोग समझ गए, बहुजन समाज के लोग, जिन्हें लगता है और जिन्हें पक्का ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही बदल देंगे। संविधान अगर बदल गया तो ना हमें हक मिलेगा, ना हमें अधिकार मिलेंगे, ना हमारा मान सम्मान होगा। इसलिए चुनाव जनता लड़ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वही फिर संविधान का मुद्दा एक बार फिर से घूम फिर करके आ रहा है। हाथ में संविधान की प्रति लेकर के बातें की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चीजें जो छुपी हुई नजर आ रही हैं कि क्या कुल मिला करके ये मोदी बनाम राहुल बनाने की कोशिश है क्या। आज खास चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं और साथ में एसएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। और हमारे साथ ईशान त्यागी जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत ईशान जी इस खास चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि पूरा जिसे कहते हैं ना कि घूम फिर के पूरा गोल गोल घूम करके एक बार फिर से ये चुनाव कहीं ना कहीं मोदी बनाम राहुल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इससे शुरू में परहेज किया गया था, लेकिन फिर से ये घूम फिर करके वहीं आता हुआ दिख रहा है क्या? लाल जी, मैं पहले आपकी रिपोर्ट से आऊं उससे पहले ये जरूरी है कि आज मजदूर दिवस है जी। तो सबसे पहले तो आप सबको मजदूर दिवस की ढेर ढेर शुभकामनाएं। और मुझे जब देख रहा था वो विजुअल चलते हुए तो शायद इस देश के लोगों ने अब तक नहीं भूला होगा प्रयागराज का उस कुंभ को। याद कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें जो करोड़ों करोड़ लोग आए थे जी, और जो सरकारें ने दोनों सरकारों ने मिलकर जो व्यवस्था की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रेडिट दिया था वो स्वच्छता कर्मियों को। और वो स्वच्छता कर्मियों जो स्वच्छ प्रयागराज और स्वच्छ कुंभ का उसके जो स्लोगन था उसको किस तरह से एक शानदार तरीके से उसको निभाया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मुझे याद है कि वो संगम में स्नान करने के बाद सीधे वो स्वच्छता कर्मियों से मिले और उनके पांव को धोया था। तो ये देश के लिए एक आदर्श था। इस चीज को आप इस तरह से हम समझें कि इस देश में अगर स्वच्छता कर्मी के एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैर धोए हैं तो ये पूरे एक तरह से नई पीढ़ियों के लिए एक संदेश था, वो मजदूरों के सम्मान के लिए। उसके बाद आपने जितने विजुअल दिखाए हैं, क्या इतने मजदूरों के साथ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अभी आपने 26 जनवरी का पैरेड देखा बिल्कुल था। आऊंगा ही आऊंगा। अभी आपने पैरेड देखा था कि उसमें आप देखिए कि
अभी नई संसद भवन निर्माण करने वाले जो मजदूर थे उनको सम्मानित न किया गया सिर्फ, बल्कि उनको इस बार के परेड में पहली पंक्ति में उनको बैठाया गया था। जो ये पहली पंक्ति में बैठने वाले सारे वीआईपीज होते हैं, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होते हैं, बड़े नेता होते हैं, कर्तव्य पथ पर, वो कर्तव्य पथ पर, उस कर्तव्य पथ पर इस बार देश के वो मजदूर थे, जो वो सारे अग्रिम पंक्ति में वो सारे मजदूर थे। तो इतने सारे विजुअल अगर इस देश को याद है, तो क्या इस विजुअल के साथ में आज अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर ये दोबारा सत्ता में आएंगे तो संविधान को फाड़ देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनके इस नैरेटिव को कोई हजम कर पाए। ठीक है। ईशान जी अपनी बात रखना चाहते थे। ईशान जी एक तो बात रखिए, दूसरी चीज हमारा एक सवाल भी ले लीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली तो नहीं, सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली राहुल जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में पुश कर रही है क्या, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में? लालचंद जी देखिए, दो पहलू हैं। पहली बात तो मैं आप पूरे देश को और आपके सभी पैनलिस्ट को बधाई देना चाहूंगा, श्रमिक दिवस है जी। और हमने सारे विजुअल्स अभी देखे, आपकी स्टोरी में देखे, अभी हमारे सलाहकार संपादक जी भी याद कर रहे थे सारे विजुअल्स को। और मैं एक विजुअल को और याद करना चाहूंगा कि जब कोरोना महामारी के समय लाखों करोड़ों मजदूर भाई बहन मेरे यहाँ NH24 से, यहाँ मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, NH24 से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, कितनी कठिन परिस्थितियों में जा रहे थे, गर्मी में जा रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे, नंगे पांव जा रहे थे, और लाखों हजारों मजदूर भाई बहनों की मौत हो गई थी उस दौरान। हाँ, उस समय हमने भी सुना था कि महाराष्ट्र सरकार ने बढ़िया इंतजाम नहीं किया था और दिल्ली सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने बस भेजी थी। सुन लीजिए कुछ काम एसएन सिंह साहब को भी करने दीजिए। वही करेंगे काम तो वही करेंगे, लेकिन जब कोई फैक्ट में कुछ चीजें आएंगी तो वो हमें भी साथ में रखना जरूरी होता है। जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने बसें भेजी थी उत्तर प्रदेश में, और उन बसों को रिजेक्ट करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था। अब आइए दूसरे सवाल पे कि ये क्या बनाम क्या का ये चुनाव है। ये चुनाव है न्याय वर्सेस अन्याय का चुनाव है, न्याय बनाम अन्याय का चुनाव है। न्याय की बात कौन कर रहा है? न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमारे सारे गठबंधन के साथी कर रहे हैं। और अन्याय कौन कर रहा है देश के साथ? झूठ बोलने का कौन कर रहा है देश के साथ? देश के जो आम जनमानस के मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम कौन कर रहा है? वो प्रधानमंत्री मोदी जी। ईशान जी की आवाज़ लगता है अभी कट गई है। मैं चाहूँगा कि जब तक ईशान जी जुड़े दोबारा, तब तक एसएन सिंह जी जो बात वो उठा रहे हैं। देखिए लालचंद जी, मैं तो यही कहूंगा, जो जैसा पढ़ा लिखा सुना समझा रहता है उसी बात को कहेगा। उनके चश्मे में पता नहीं कैसा दोष हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के लोगों ने ये देखा लालचंद जी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, संपूर्ण भारत के लोग, कोरोना कालखंड एक आता है उसमें किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सबकी मदद करते हैं। क्योंकि उनको ये बुराई दिखाई दे रही है, आज भी बुराई दिखाई देगी। और उन्होंने कहा ये चुनाव इन्हीं विषयों पर हो रहा है कि कौन बुराई देखता है और कौन अच्छाई करता है, कौन मजदूरों के लिए कार्य करता है, कौन बुरे कालखंड में भी मजदूरों के मजदूरी की भी व्यवस्था करता है, उनके भोजन की भी व्यवस्था करता है, उनके रहने की भी व्यवस्था करता है, और उनको घर पहुंचाने की भी व्यवस्था करता है, उनको आवास देने की व्यवस्था करता है। और संपूर्ण भारत में किस तरह से बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जाता है। आज मजदूर दिवस पर सभी लोगों ने देखा है कि निश्चित तौर पे दो लोगों के बीच की लड़ाई है। एक लोग जो राम को नहीं मानते हैं, जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, जो भारत के लोकतंत्र को नहीं मानते, ऐसे कांग्रेसी लोग, और दूसरी तरफ संपूर्ण भारत की जनता जो ये मानती है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत में भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए था, बना बहुत सुंदर काम हुआ, 370 जैसी धारा समाप्त होना ही चाहिए था, 3 तलाक पर कानून आना ही चाहिए था। ये संपूर्ण भारत की जनता आज मोदी जी के साथ किसी नाते है। तीसरी बात, आपने एक सवाल पूछा और उस सवाल से भाग गए। एक सवाल आपने नहीं, उनका संपर्क कट गया था, शायद आगे देंगे वो जवाब। आपने सवाल पूछा था कि भाई राहुल बनाम मोदी हो गया। अरे मैं तो कहूंगा लालचंद जी, वसुधा का नेता कौन हुआ, विश्व विजेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। राहुल गांधी जी को अगर किसी लोगों से पूछिए, हाथ उठा के, अगर आपके अगल बगल में 8-10 लोग बैठे हों, क्या वो प्रधान बनने के लायक है? तो लोग कहेंगे नहीं, कौन प्रधान चुनता है, ये तो देश के प्रधानमंत्री चुनने की बात है। अब
ऐसी एक्सपायरी डेट का कोई भी माल हो, उसको अलग अलग पैकेजिंग करके अगर आप लालचंद जी ले आएंगे तो लोग जान नहीं जाएंगे कि ये भरोसे का माल नहीं है, कामयाब नहीं है, कारगर नहीं है। ऐसा तो कांग्रेस के लोग भी कहें। अगर आप लड़ने आएंगे, ऐसे लोगों से लड़ने आएंगे जो मजबूत इरादे का है, जो भारत के लिए जीता है, भारत के लिए मरता है, जो 10 साल के अपने शासन काल में किसी के जीवन को बदल दिया, असंभव को संभव कर दिया, दुनिया के सामने भारत की नई तस्वीर पेश कर दिया, ऐसे मोदी जी के सामने ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो धिक्कार करते हैं, जो फेक वीडियो बनाकर और कहते हैं आरक्षण। अरे आरक्षण जवाहरलाल नेहरू जी से लेके, राजीव गांधी जी से लेके, राहुल गांधी जी से लेके कांग्रेस के लोगों के चाल चली चेहरा को कौन नहीं देखा? ईशान त्यागी जी को बताने का कार्य किए। लौटता हूं आपके पास एसएन सिंह जी। ईशान जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कीजिएगा और एक सवाल जो मैंने पूछा था उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि क्या राहुल गांधी को आप लोग इनडायरेक्टली पुश कर रहे हैं? लालचंद जी देखिए, हम जनता के आम जनमानस के जो मुद्दे हैं उनको पुश करने का काम कर रहे हैं। हम किसी नेता विशेष को, किसी पार्टी विशेष को पुश करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के अम्ब्रेला के नीचे हम काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी मैंने एसएन सिंह साहब जी को पूरा सुना, इन्होंने बिजली की बात करी। शायद कनेक्शन इसीलिए कट गया था कि उत्तर प्रदेश में रहता हूं और बिजली चली गई एकदम से और इन्वर्टर पे वापस आया तो कनेक्शन जुड़ गया। दूसरी बात यहाँ पर ये कि इन्होंने देखिए भगवान राम की बात कर ली, मंदिर की बात कर ली, मस्जिद की बात कर ली, संविधान की बात कर ली, लेकिन इन्होंने आज तक प्रधानमंत्री की तरह अभी पूरे अपने वक्तव्य में ना युवाओं को रोजगार देने की बात करी कि उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, ना महंगाई की बात करी कि मेरे देश की महिलाएं महंगाई से पीड़ित हैं इस समय, उनकी कोई बात नहीं करी इन्होंने उसकी बात नहीं करी कि मेरे देश की महिलाओं पे, इनके जो कर्नाटक में जेडीएस वाले हैं, उनके जो पोते हैं, छोड़ दीजिए नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के, उनके पोते की कितनी वीडियोस निकली हैं उस पे बात नहीं करी इन्होंने बात इस बात पे नहीं करी कि देश का गन्ना किसान परेशान है। तो देखिए बात सारी ये है, ये सब तो आप बात करेंगे, ये जवाब देंगे। सुन लीजिए फेज 1 और फेज 2 का जो चुनाव हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि कहीं पर भी मोदी लहर नहीं है। उनकी बात, उनकी जो झूठ है उनको वो सार्वजनिक हो चुके हैं और लोग समझने लगे हैं। फेक वीडियो फैलाने की जरूरत क्यों है? इसी की जो खिसियाहट है वो इसी बात पे निकल रही है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में झूठ बोलने का काम कर रही है। हमारे मैनिफेस्टो, इनको ये झूठ लगता है, इनको ये हर चीज झूठा पॉइंट निकाल के आगे ला रहे हैं और लोगों ने 50 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो डाउनलोड करके देख लिया है कि उनको कहीं भी इस तरह की बात नहीं मिली है। और कई मीडिया चैनल्स ने, इनफैक्ट मैं देख रहा था डीडी पे भी ये सामने आया है कि इस तरह की बात कहीं नहीं निकली जिस तरह के झूठ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। ठीक है, आप तो ये साफ दर्शा रहा है कि वो हारने जा रहे हैं चुनाव। और कुछ हो ना हो लालचंद जी, मैं आपको अग्रिम बधाई एक बार दे देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ अपने साथियों को, सबको कि 4 जून को एम नाम की एक बीमारी से देश को छुटकारा मिलने वाला है और एक नया प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन का जो बनेगा वो देश को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लग रहा है तो निश्चित तौर पर हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं रहेंगी। नहीं, सबसे ज्यादा मेरे को सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि एसएन सिंह जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं, फिर विनोद जी के पास। ठीक है, अब एसएन सिंह जी का काउंटर, एसएन सिंह जी छोटा सा काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी। देखिए समय आपका समाप्त हो गया, हमने नहीं, जनता ने आपका समय समाप्त कर दिया और जनता ने जो समय समाप्त किया इसको अधीर रंजन चौधरी भाप गए और अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा टीएमसी को वोट मत करिएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दीजिएगा। जानते हैं क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो संपूर्ण राष्ट्र का विकास होगा और अगर कांग्रेस और टीएमसी लोग रहेंगे सिर्फ तुष्टिकरण का कार्य होगा, तुष्टिकरण का कार्य होगा तो देश का भला नहीं होगा। इन्होंने कहा हमने किया क्या है? अरे भाई, जहां जहां आपकी सरकार रहती है, पंजाब में आपकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है, राजस्थान में आपकी सरकार रहती है, गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रहती है, गेंद से लेकर गोबर तक घोटाले हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार रहती है वहां विकास के कार्य होते हैं साहब। इस नाते देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है, इस नाते 25 करोड़ लोग के बाहर आ जाते हैं, इस नाते किसी का आवास, किसी का उज्ज्वला, किसी को उजाला, किसानों को सम्मान निधि, इस नाते विकास के कार्य होते हैं। लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा, दोनों के पास लौटूंगा। 102 देशों को रक्षा आयुध निर्यात किया जाता है। ठीक, तमाम आंकड़े रखिए दोनों तरफ से जनता के बीच। ठीक है, मुझे विनोद जी के पास है, मैं आऊंगा ईशान जी, आऊंगा ईशान जी। विनोद जी ये बताइए कि
तमाम मुद्दे तो उठते रहते हैं हर चुनाव की तरह, जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल हमने पूछा था ईशान जी को, उसका उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि क्या वो राहुल गांधी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुश कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में। डायरेक्ट जवाब इसलिए आपको ईशान जी नहीं दे रहे। देखिए, ईशान जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, हमारे पड़ोसी भी है। अच्छा, तो ईशान जी अभी इन्होंने कहा कि आपके यहाँ बिजली उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जाती है। तो मेरे पड़ोसी भी है, मैं ईशान जी को जानता हूँ। ईशान जी, अब एक मिनट सुन लीजिएगा। सुनिए, हम लोगों ने सुनिए, देखिए, हम लोगों ने आपका लंबा सुना है, आप एक बार थोड़े से सुन लीजिए। हम लोगों ने जो हमारी एक एडिटोरियल थी और जिस पर हम डिस्कशन के लिए आप लोगों से राय लेने के लिए, सुनने के लिए आए थे, तो आप दोनों प्रवक्ता एक अलग अलग लाइन पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल ये है कि ईशान जी अगर कहेंगे कि हमारा नेता राहुल गांधी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने पहले ही खारिज कर दिया है। डे फर्स्ट में खारिज कर दिया था जब ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के 3rd मीटिंग में उसने कहा था कि ममता जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन का हमारे अगर जीत होगी तो खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने उस समय में उनका सपोर्ट भी किया था। तो एक तरह से जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन ये मान के उस समय में तैयार थी कि किसी भी तरह से हम राहुल गांधी को आगे करके ये चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये मैं चुनाव के घोषणा से पहले की बात बता रहा हूं। कांग्रेस के साथ में दिक्कत क्या है कि उनको 2019 का एक जो उनका राहुल गांधी को लॉन्च करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, राहुल गांधी को आगे करके, तो उनका एक्सपीरियंस है चौकीदार चोर वाला। और वो एक्सपीरियंस का उनको जिस तरह से लोगों ने देखा, तो कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली अभी ये साहस तो कम से कम नहीं करेगी कि वो राहुल बनाम मोदी करवा के वो एक दूसरे बहस में ले जाए देश को। हो क्या रहा है ये मैं बता रहा हूं। ये शायद ये दोनों प्रवक्ताओं ने इस चीज को नहीं उठाया जो आपने अपने डेटा में बताया है। आज भारत का इस ताकत को देखिए कि जीएसटी का जो कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो 2 लाख करोड़ का पहुंचा है। ये भारत की ताकत है। ये भारत की ताकत है कि कैसे भारत आर्थिक समृद्धि के रूप में जो आप फ्रेजाइल 10 से फ्रेजाइल 5 में पहुंचा है। जब प्राइम मिनिस्टर ने टॉप 5 में पहुंचा है, जब पीएम मोदी ने यह संकल्प यात्रा के साथ शुरू किया कि हमको 2047 तक का विकसित भारत संकल्प कहा, तो आपने उस नैरेटिव को चेंज किया। क्योंकि आपके मॉडल में अगर आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि खटाखट इकोनॉमी का एक नया मॉडल, जो ईशान जी कह रहे थे कि हम 5 न्याय और 5 गारंटी के साथ आए हैं जो हम न्याय देंगे, तो आप ये न्याय देते, ये खटाखट इकोनॉमी में जो आप हम जैसे मजदूरों को जब 8,500 रुपया देंगे, तो वो जरूर ये पूछेगा कि ये 8,500 रुपया महीना कहाँ से लाओगे। ये देश के आप इतने करोड़ों मतदाताओं को, 97 करोड़ मतदाता हैं, और उनको अगर आप ये बताएंगे कि आपके अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपया आ जाएंगे, तो उनके सामने में आज जीएसटी का कलेक्शन दिखेगा जो भारत इस खटाखट इकोनॉमी से नहीं पहुंचा है। इस रिकॉर्ड को पहुंचाने में वो जो स्टार्टअप है, वो जो वेल्थ क्रिएटर हैं, उनका भी उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको आप रात दिन गाली देते कोसते रहते हैं। ईशान जी, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या अब वो फॉर्मूला मिल गया है कांग्रेस को कि गरीबी हटेगी कैसे? लालचंद जी, देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा एक सिलसिलेवार तरीके से कि देखिए, जीएसटी की बात हमने की। जीएसटी सरकार कलेक्ट करती है और उसके बाद जो राज्य हैं उनको तक जीएसटी लेट पहुंचता है, ये सबको पता है। क्यों पहुंचता है, इसका निवारण निकालना चाहिए। मोदी जी नहीं निकाल पाए पिछले 10 साल में, हम आगे आगे निकालेंगे। चलिए 10 साल नहीं, क्योंकि जीएसटी तो उन्होंने गलत तरीके से लागू किया था थोड़े समय पहले ही, लेकिन ये नहीं निकाल पाए पिछले 6-7 सालों में। महंगाई की हमने बात करी। देखिए, महंगाई आप देख लीजिए, पेट्रोल का दाम तब क्या था और अब क्या है। गैस सिलेंडर का दाम हम छोड़ के गए थे 400 रुपए का, आज 800-900 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले 1000-1200 रुपए का भी मिल रहा था। आप डीजल का दाम देख लीजिए, हम छोड़ के गए थे 50 रुपए पे, आज 90 रुपए के आसपास मिल रहा है देश की कई जगहों पे। अब बात करी हमने गरीबों की, कैसे पैसे आएगा। देखिए, पैसा कैसे आएगा और गरीबों की, दोनों की बात मैं आपको बता देता हूं। 80 करोड़ लोगों को अगर आज भी देश में राशन फ्री मिल रहा है, जो छाती ठोक ठोक के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। उन्होंने 25 करोड़ लोगों को देश की गरीबी से बाहर नहीं निकाला, उल्टा 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है, जिनको हमने 10 सालों में गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम किया था। अब आइए दूसरी बात पे कि ये क्या बनाम क्या है, फिर से आपको मैं बता देता हूं। ये मुद्दों की लड़ाई है और मुद्दे उठाने का काम कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति, उनका हमारा अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी, पवन ठीक खेड़ा है। जी, रणदीप सुरजेवाला जी, राहुल गांधी जी, और यहाँ तक कि सारे प्रवक्ता सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं, हम वन मैन शो चलाना नहीं जानते हैं। देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चला रही है इस समय वन मैन शो, हम उस तरह से देश नहीं चलाएंगे। लालचंद जी, हमारे देश में एक हम मिनट। भागीदारी न्याय लेकर आ रहे हैं। एसएन सिंह जी, सभी आ की रहा हूं भागीदारी आपके होगी। पास एसएन सिंह जी। और दूसरी बात ये कि जो जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, हम उसको करवाने का हमने निश्चय किया है। और राहुल गांधी जी का एम है, जीवन का उनका एम है कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। और जितने भी मेरे SC ST और OBC समाज के लोग हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं और पिता तुल्य लोग हैं, उनको उनकी भागीदारी मिले। और गरीबों को हम ये वादा कर रहे हैं, देश की महिलाओं को, गरीब जितनी महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, परिवार की बुजुर्ग महिला को। और मेरे देश के युवाओं को, जो मेरे जैसे युवा हैं, क्योंकि मैं खुद एक नौकरी पेशा बैकग्राउंड से आता था, उनको पहली नौकरी मिलेगी, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं। और साथ में अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की उनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। तो देश ये देख रहा है कि कौन मुद्दे की बात कर रहा है और कौन मुद्दों से भटकाने की बात कर रहा है, कौन मुसलमान की बात कर रहा है, कौन मछली की बात कर रहा है, कौन मांस की बात कर रहा है, कौन मीट की बात कर रहा है, कौन मस्जिद की बात कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा लालचंद जी, झूठ की जो हांडी है ना, अब एसएन वो सिंह, एक दो बार तो चढ़ जाती है। एसएन सिंह जी का जवाब लेने दीजिए। एसएन सिंह जी का, एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। लालचंद जी आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम छोटी सी एक शायरी कहेंगे, आप समझ जाएंगे। राहुल गांधी जी के लिए कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब हो सकता है कि ईशान त्यागी जी भी समझ गए, सुन लीजिए, निश्चित तौर पर सभी लोग समझ रहे होंगे कि भाई एक्सपायरी डेट की मांग को लेकर हम क्या करेंगे। अब हमारी सुन तो लीजिए साहब, इसी नाते आपको जनता नहीं चुन रही है कि जब नहीं रहते तभी वही, जब रहते हैं तभी। सुन तो लीजिए भाई, मीसा आप नहीं लगा पाएंगे। देश में इमरजेंसी का समय समाप्त हो गया। लालचंद जी आज डिबेट इस बात पर कर रहे थे कि क्या राहुल जी पर भरोसा है, क्या राहुल जी को लेकर आप लोग चल रहे हैं। भैया अखिलेश यादव जी ने कहा बहुत चालू चीज है कांग्रेस, उसको वोट मत देना, बेशक दूसरे को दे देना। आज शिवपाल जी एक रैली में बोले हैं भारतीय जनता पार्टी को जिता देना, एक राष्ट्रवादी पार्टी है। आज का बयान आपके सहयोगियों का। राहुल जी पर भरोसा कौन करेगा और क्यों करेगा। भारत जैसे देश में आप कहते हैं कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, कौन भरोसा करे। जो आदमी संविधान को खुद बदला वो कहता है संविधान बदलना चाहते हैं। 78 रुपए के लिए आपने लोकसभा में बिल लाकर संविधान बदल दिया साबानो केस में। जब वो कहने जाएंगे तो निश्चित तौर पे लोग तुलना करेंगे कि मोदी जी तो जो कहते हैं वो करते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी और उनके 100 परिवार जितने 4 पीढ़ी अगर निकाल लिया जाए, जो किए कहे वो नहीं किए। साधुओं को बुलाया बात करने के लिए और दिल्ली में गोली चला देने का कार्य की इंदिरा गांधी जी की सरकार। इस तरह से लालचंद जी लोग तुलना कर रहे हैं और तुलना करके जान रहे हैं कि भारत एक मजबूत हाथों में है, मोदी जी के हाथों में एक सशक्त भारत बनने जा रहा है, एक विकास के कार्य हो रहे हैं, 50 साल तक ले गए, लेकिन आज रेल बनना है, डिफेंस कॉरिडोर बनना है, मैं आ रहा हूँ, कारखाने लग रहे हैं, तो लोग विकास के साथ रहे। चौथी बात आप देखिए, ठीक आप दोनों के पास आऊंगा, ठीक है छोटी सी बात सुनिए, छोटी सी बात सुनिए। देखिए लालचंद जी, ये जानते हैं सारी लड़ाई किसमें कांग्रेस चाह रही है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो यूपी के बाहर है नहीं, टीएमसी का बंगाल के बाहर नहीं है, आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाहर नहीं है। और हम तो बहुत दिन तक कांग्रेस चाह रही थी, हम तो राष्ट्रवादी पार्टी, हम तो राष्ट्रीय पार्टी थे, तो धीरे धीरे वो मिलकर इनके अस्तित्व को समाप्त करना चाह रही थी। लेकिन सभी जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो जान गई और वो सोच रही है नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने दी। लालचंद जी ठीक है, मुझे विनोद जी के पास जरा जाना। संविधान को नहीं माने, विनोद जी, जो लोकतंत्र को नहीं माने, जो देश में सिखों की हत्या करा, इनकी ठीक है देश में नहीं है। सारे हफ्ते घूम करके एक बार किसान जी देखिए, आज जो एयर टाइम है, एयर टाइम आज का जो हमारा एयर टाइम है सबसे ज्यादा आपने लिया। बीजेपी के प्रवक्ता जसवंत सिंह हैं, हमने दिया उनको आपने कभी आप उनके सारे टाइम को आपने एक तरह से डिस्कशन में ही उलझा दिया और अपनी बात कहने में वो एसएन सिंह जी आपकी बात सुनते रहे। कम से कम इतना धैर्य तो रखिए कि जब एसएन सिंह कह रहे हैं तो आप सुन लीजिए। आपने पूरा टाइम आपने ही लिया है एयर टाइम, लेकिन अब आप सुन लीजिए। 50 साल गिनवा दिए, लेकिन ये अब किसान जी आप सुन लीजिए। अरे अब आप तो सुन लीजिए, लेकिन आप प्लीज अब सुन तो लीजिए। अब दूसरे का भी आप सुनेंगे, पूजा नहीं हो
देते थे वहाँ पूजा हो रहा, इस नाते आपका दर्द बिल्कुल, बढ़ रहा बहुत है। पीड़ा दायक है आप मेरे नहीं लिए जहाँ कहते कि थे आपके परिंदे पिछले 10 पर नहीं सालों नाम में सकते, वहाँ महंगाई पैर इतनी बढ़ रखने गई, की बहुत जगह नहीं है। पीड़ादायक है जहाँ कि जहाँ शोभा यात्रा नहीं प्रतिवर्ष 12,000 निकलने से देते थे, वहाँ 14,000 शोभा यात्रा निकल रही आत्महत्या है। कर रहे हैं। जहाँ पे बहुत आप कहते थे पीड़ादायक कि है यहाँ कि पे तो 45 तिरंगा नहीं साल फहर सकता बेरोजगारी है। आपके उस चलिए जम्मू ठीक कश्मीर है में ठीक है तिरंगा ठीक फहरा, है। वहाँ देखिए पे तमाम किसी ने आंकड़े जो हैं लगा। उसको गिनाने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत खुला हुआ पीड़ादायक है। है। मैं बार बार कहता हूं कि पूरा प्लेटफॉर्म तिरंगे खुला से हुआ इतनी है। नफरत मत चुनाव दिलाइए चल किसान रहे हैं, जी। पूरा आप गिनाइए। एक ये बार मेरा हमारी सुन लो। आन बान शान है। अरे आप तिरंगा लोग तो हमारी वो है आन जिन्होंने बान शान तिरंगा है। लहराया ही नहीं था। हमारे RSS के मर्यादा हेडक्वार्टर पुरुषोत्तम में। भगवान राम से आप इतनी लोग तो नफरत आपके मत करिए। पूर्वजों चलिए ने अभी मुझे भारत समय के समय नफरत समाप्त हो रहा है, करिए। समय समाप्त हो रहा है। मुझे फिलहाल यहीं पर लाल जी, एक आप जल्दी से लाल सुनिए। जी जल्दी देखिए, से। ईशान जी आप प्लीज आप बहुत बोलिए, कम से कम यार सुनिए, अब कम आप से कम दूसरे सुनिए। का ईशान जी सुनिए, सुनेंगे, सुनिए। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप दूसरे का भी सुनने का विनोद तो जी, थोड़ा सा रखिए। धैर्य रखिए। आप अच्छे प्रवक्ता हैं, ठीक लेकिन है। जब आप सुनेंगे तभी आप और अच्छे ठीक, ठीक, पत्रकार रखिए, प्रवक्ता रखिए। बनेंगे। मैं हम लोग किसी के पार्टी, आप दोनों को मंच दिया है, अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में है, जो हमारे एंकर ने हमारी रिपोर्ट से आज को सवाल पूछा था कि राहुल गांधी को क्या कांग्रेस लॉन्च करने की बात तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में की थी, लेकिन वो आते आते जब इलेक्शन कैंपेनिंग हुआ तो राहुल गांधी को के नाम पे, कोई नेतृत्व देने के नाम पे ये बात गौन हो गई। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का जितना अभी रैलियां हो रही है, उनके रोड शो हो रहे हैं, तो प्रोजेक्शन है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस, जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, जो अभी अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट कौन होगा गांधी परिवार से, ये तय करने में आप इतने दिन लगा दे रहे हैं और आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि चर्चा चलती रहेगी। समय समाप्त है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया SN सिंह जी, ईशान जी और साथ में विनोद जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे तो आज की एक और बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में धड़ाधड़ इस्तीफा क्यों हो रहा है। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब हम बात करेंगे कि क्यों कांग्रेस में धड़ाधड़ इस्तीफा नेताओं का चल रहा है। तो कांग्रेस के नेता धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों समेत बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में पहले सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और उसके बाद इंदौर में आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो अब राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान ही 6 बार के कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी संबंधित राज्यों में कई बड़े नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, पहले राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली ने भी इस्तीफा दे दिया और अब दिल्ली में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी है। 2 पूर्व विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी कांग्रेस की। इसके अलावा भारी संख्या में कार्यकर्ता भी किनारा कर रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस्तीफा लगातार दे रहे हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी माहौल बदल रहा है, इसीलिए तो कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं। तो दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि मेरे इस्तीफे की वजह टिकट नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझती ही नहीं है। मैंने अपने लिए तो इस्तीफा दिया नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस मुझे अध्यक्ष पद से ऊपर क्या हो सकता है?
ठीक है, और इसीलिए मैंने उस पर मेंशन किया है कि मैं तो टिकट भी नहीं मांग रहा था कि कहीं कोई कहे कि मैंने टिकट की वजह से इस्तीफा दे दिया। टिकटों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसकी टिकट नहीं होगी तो वह नाराज़ होगा। तो एज अ पार्टी अध्यक्ष मेरा काम है कि जो नाराज़ हो जाए मैं उसको मनाऊं। मुझे कहा जा रहा है उसको पार्टी से निकालो, तो मैं वो करने को तैयार नहीं था। मैंने केवल इतना कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। दूसरा मैंने ये कहा कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं, फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले कम से कम पीसीसी को बता तो दिया जाना चाहिए कि ये डिसीजन है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता आदित्य के पास और उनसे बात करते हैं। आदित्य, ये मध्य प्रदेश में लगता है लगातार विकेट गिर रहे हैं। हमारे साथ मुकेश शुक्ला भी हैं, पहले आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, किस बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया? पहले इंदौर में कैंडिडेट हट गए, अब इस्तीफा दे रहे हैं 6 बार के विधायक। देखिए, पिछले अगर 3-4 महीनों में अगर देखें तो जनवरी से लेकर अब तक 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये चुनावों के दौरान की बातें और विधानसभा चुनाव के ठीक बाद के आंकड़े हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी सेटबैक अगर देखें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उनके लिए भी है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, विधानसभा का चुनाव होता है 6 महीने पहले। जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपना चुनाव हार जाते हैं इंदौर की उस सीट से जहां से वो अच्छे मार्जिन से जीतते थे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आता है, तो उसके थोड़े दिन पहले तक जो जड़ें थी कांग्रेस की, या यूं कहें कि बड़े नेता थे कांग्रेस के इंदौर में, वो सब इस्तीफा दे देते हैं। अधिकतर कांग्रेस नेता इस्तीफा दे देते हैं, और जो विधायक थे कांग्रेस के इंदौर में वो भी इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और अब तो कैंडिडेट नेता कांग्रेस से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो देखिए कितना बड़ा सेटबैक जीतू पटवारी के लिए भी है कि उनके गृह जिले से उनका प्रत्याशी आउट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, 6 बार के विधायक रामनिवास रावत वो व्यक्ति रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश में, और जिनको हमने विधानसभा में सरकार को अच्छे तरीके से घेरते हुए भी देखा है। जैसे कहें कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, या कहें मालवा चंबल, ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस को की जड़ों को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रामनिवास रावत की थी। वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। उससे पहले कई और बड़े नेता, ये अब चुनाव तो चलिए गुजर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को इस पर अब मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जो लीडरशिप विधानसभा चुनाव के बाद चेंज हुई है मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं उस लीडरशिप के साथ सामंजस्य में कोई ना कोई दिक्कत है, नहीं हो पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो 20,000 का आंकड़ा मैंने आपको दिया, उसमें से 90% लोगों का यही कहना था कि राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड कांग्रेस का था, उसने कहीं ना कहीं उनको आहत किया। बिल्कुल। मुकेश शुक्ला, मुकेश, आपकी तो अरविंदर लवली से खास बातचीत हुई। मुकेश, क्या यहां पर भी दिल्ली में भी ऐसे ही कारण हैं या कुछ और कारण भी है, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ बेमेल गठबंधन, ये सब भी कारण है क्या दिल्ली में जिस तरह विकेट गिर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए कि 3 दिन पहले ही लवली ने इस्तीफा दिया पार्टी के अध्यक्ष पद से, यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। उसके बाद नीरज बसोया और नसीब सिंह जो है वो अब आज ही पार्टी छोड़ देते हैं, और दोनों ने एक ही बात कही। उस दिन लवली जी ने साफ साफ कहा था कि जिस तरह का ये गठबंधन है ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उन पर एक दबाव था, उस दबाव से वो उभर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिलना था उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने जाके प्रदेश कमेटी में अपने अध्यक्ष को उसकी शिकायत करी, उनकी आगे डिमांड नहीं सुनी गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हमने इस्तीफा दिया, हमने पार्टी अध्यक्ष को दिया, तो वो मीडिया में कैसे लीक हो गया। और नीरज बसोया और नसीब सिंह जो हैं ये बहुत ही पुराने लीडर हैं, और जिस तरह से देवेंद्र यादव को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है वहाँ का डीपीसीसी का, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार के लिए ये वहाँ पर जाकर के आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में उसके अगेंस्ट में कैंपेनिंग कर रहे थे, अब ये कैसे तालमेल बैठाएंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की टीम के साथ। तो ये 3-4 उन्होंने बड़ी बातें कही, और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि जिस तरह से सीनियर लीडर्स की नज़रअंदाज़ी हुई है, जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया गया, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो वो आहत हैं। संदीप दीक्षित जो खुद चांदनी चौक से अपने आप को सीट मांग रहे थे, उनको सीट नहीं मिली, 2 बार के एमपी रह चुके हैं, वो कांग्रेस से शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। तो ये वो तमाम लीडर हैं। सुभाष चोपड़ा ने भी बताया कि उनको भी कोई बड़े पद की उम्मीद थी। तो जैसे जैसे कांग्रेस का पुराना धड़ा हटता जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। उससे ठीक पहले एक के बाद ये विकेट गिरना कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा
दिखाते हैं कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तो मुकेश, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी को भी क्या मौका मिल गया है कि जिस तरह कांग्रेस में अंतर्कलह है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है, मौका मिल गया है दिल्ली प्रदेश भाजपा को? बिल्कुल लालचंद जी, जिस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की मदद से लगातार मैदान में उतरी हुई है और डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। अभी देखा कल आपने बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तमाम लीडर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपने कैंपेन मोड में आगे बढ़ रही है। अभी मैं प्रवीण खंडेलवाल जी के यहाँ से आया, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तमाम लोग उनके समर्थन में हैं और वो सब लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। किसी तरह का कोई दुर्भावना नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के धड़े में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं क्योंकि ठीक इलेक्शन से पहले लवली का इस्तीफा हो जाना और लोगों ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मुझे नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पर काम करने दिया जाए, जैसा पार्टी का आदेश होगा मैं काम करूंगा। लेकिन उनके बहुत शुक्रिया मुकेश, आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि मुकेश फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आदित्य और मुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।